Assalamu alaikum students. Welcome to Medical Scholars. This is our next lecture of pharmacology. The topic of discussion today is pharmacokinetics. बेसिकली आज हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, इसके मैकेनिज्म्स देखेंगे. So let's get started. Contents of topics include pharmacokinetics. Subtopics are: first one is absorption, second one is distribution, third one is metabolism, and the last fourth one is elimination. Definition of pharmacokinetics इसको हम देख लेते हैं. Pharmacokinetics refers to what the body does to the drug. हमने किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कोई टैबलेट ली, कोई भी डोजेस फॉर्म ली, तो ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी. अब जब हमारी बॉडी में एक ड्रग चली गई, उसके जाने के बाद हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या रिएक्शन करती है, बेसिकली इसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. In therapeutics, a drug should be able to reach its intended site of action after administration by some convenient route. यानी थेराप्यूटिक्स में किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट में जब आप कोई मेडिसिन देते हैं तो उसे उसके रेस्पेक्टिव रूट से लेकर उसकी टारगेट साइट तक पहुंचना होता है. In some cases, however, an inactive precursor chemical that is readily absorbed and distributed must be administered and then converted to active drug by biological precursor inside the body. Precursor chemicals are called as prodrug. ये प्रोड्रग क्या है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो इनएक्टिव फॉर्म में बनती हैं, बाद में वो एक्टिव फॉर्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं. जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, रिलीज की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं. जब इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है तो वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होती है, बट जब वो ऑन द टाइम ऑफ मील पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज की क्लियरेंस के लिए रिलीज होती है ब्लड में, तो वो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज होती है. उसके साथ जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है और आपकी प्रो इंसुलिन से इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह हमारी एक पार्किंसन यूज में डिजीज जो है उसमें यूज होती है एक मेडिसिन लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा. लीवोडोपा जो है वो बेसिकली एक प्रिकर्सर है डोपामीन का. डोपामीन डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, बट लीवोडोपा क्रॉस कर जाता है. सो लीवोडोपा क्रॉस करके ब्रेन में, ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेन में एंटर होता है और वहां से वो डोपामिन में कन्वर्ट होकर पार्किंसन के पेशेंट की जो पार्किंसन के सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करता है. फार्माकोकाइनेटिक्स द प्रिंसिपल ऑफ ADME. बेसिकली ये जो पहले चार टर्म्स ये वो इनका जो एब्रीविएशन है: एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. अब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक्सक्रीशन. ये फ्लो चार्ट है बेसिकली ओवरऑल जो फार्माकोकाइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसका. रोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फर्स्ट वाला है एंट्रल रोड. एंट्रल रोड में आते हैं दो रूट्स: ओरल रोड, सबलिंगुअल एंड बकल रोड. ओरल, ड्रग इज टेकन बाय माउथ, मीन दैट एक ड्रग है, एक टैबलेट फॉर्म है, उसको आपने लिया, उसने आप ओरल कैविटी को क्रॉस करके एसोफेगस के जरिए आपके स्टमक में चली गई. ये आपका ओरल रूट है. सबलिंगुअल एंड बकल रूट क्या है? द सबलिंगुअल बकल रूट इन्वॉल्व्स placement of drug under the tongue, while the buccal route involves the placement of drug between the gum and cheeks. ठीक है, गम्स बेसिकली आप जिसको मसूड़े कहते हो, ठीक है, और चीक्स जो है उनके दरमियान आप अपनी ड्रग को रखते हो बकल रूट में. सब लिंगुअल में आप अंडर द टंग रखते हो टैबलेट को, ठीक है, और यहां से आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है आपके ओरल म्यूकोजा के जरिए. इसके ओरल म्यूकोजा जो है बेसिकली इसका जो पोर साइज होता है ये अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 नैनोमीटर होता है, जिससे आपकी ड्रग क्रॉस करके अब्जॉर्ब होती है टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन.
पैरेंट्रल पैरेंट्रल जो रूट है, पैरेंट्रल रूट इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बेसिकली पैरेंट्रल जो आप इनको इंजेक्शंस भी कह सकते हैं, और ये होते भी इंजेक्शंस ही हैं। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड पैरेंट्रली टू बाईपास द हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली जब आप एक ड्रग लेते हैं ना, तो आपकी ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, अब्जॉर्ब होके। ठीक है, अब वहाँ आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होता है, और आपकी जो ड्रग है उसने टूटना होता है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी ड्रग की जो कुछ एफिकेसी है वो रिड्यूस आउट हो जाती है, आपको उतनी ही पोटेंसी जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रोट में जो इंजेक्शन है उनकी ये टाइप्स हैं, पेरेंटल रूट की टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट वन है इंट्रावेनस। इन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेन्स। आपका जो इंजेक्शन है उसको आपकी डायरेक्टली ब्लड वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है आपकी ड्रग, और वो डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में आती है। इसमें आपकी एग्जांपल है सेफाट्राइजोन सोडियम, जो ऑक्सीडल का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, वो आपके डायरेक्टली इंट्रावेनस है, वो वेन में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर में आपका आता है इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इंट्रोड्यूस इन मसल्स फॉर स्लो डिसोल्यूशन एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट। इंट्रामस्कुलेशन में आपकी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली ये ड्रग के इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन स्लो होती है एज कम्पेयर टू द आईवी। ठीक है, आईवी इंजेक्शन में आपका डिक्लोरान का इंजेक्शन आता है जो पेन किलर है। थर्ड वन है सबक्यूटेनियस। Subcutaneous like IM subcutaneous drug are introduced in subcutaneous tissues beneath the epidermis of skin for sustained effect. आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यूज में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी सुपरफिशियल लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती, वो कैराटिनाइज लेयर होती है और वो डेड लेयर होती है। ठीक है, स्किन की जो सबसे ऊपर वाली तह है वो डेड स्किन कहलाती है। उसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर होती है आपकी। सबक्यूटेनियस लेयर जो है उसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें आपके ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वहां से ड्रग जो है वो अपनी कैपिलरीज में अब्जॉर्ब आउट हो जाती है। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन, जो कि सबक्यूटेनियस सब लगाते हैं जो इंसुलिन के पेशेंट्स हैं। इंट्राडर्मल द इंट्राडर्मल रोट इन्वॉल्व द इंजेक्शन इनटू द डर्मिस, द मोर वेस्कुलर रेल ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो होती है वो डर्मिस होती है। ठीक है, बिल्कुल अटैच होती है, जो सब्सिक्वेंट लेयर है वो डर्मिस है। आपकी मोस्टली वैक्सीन जो हैं वो डर्मिस में भी आप लगाते हैं, और बहुत सी प्रेपरेशन जो है वो डर्मिस में इंजेक्ट आउट होती हैं। एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। हर इंजेक्शन का, हर पर्टिकुलर जो रूट है उसका एक स्पेसिफिक एंगल है, उस एंगल से आपने इंजेक्ट आउट करनी है ड्रग। इंट्रामस्कुलर का 90 है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री, इंट्रावेनस इंजेक्शन 25 डिग्री, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है वो 10 टू 50 डिग्री 15 डिग्री। नेजल इनहेलेशन प्रेपरेशंस। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टू द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। जो नेजल या इनहेलेशन प्रेपरेशन हैं आप उनको इनहेल करते हो। ठीक है, जिस तरह आप अपनी सांस को अंदर लेके जाते हो, अपनी हवा इनहेल करते हो, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह आप ड्रग को भी इनहेल करते हो, और आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे जाती है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से ड्रग आपकी कैपिलरी से अब्जॉर्ब होकर, ब्लड वेजल से अब्जॉर्ब होकर आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। इंट्राथेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर जो रोट है, जो नेक्स्ट वन है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ड्रग है आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस के दरमियान जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर डायरेक्टली ड्रग को इंड्यूस किया जाता है, ताकि वो डायरेक्टली डायरेक्टली एनेस्थीसिया कॉज करे। बेसिकली एनेस्थेटिक्स ड्रग जो है ना, वाइल ऑपरेशन, ये एनेस्थेटिक्स ड्रग जो है वो इंट्राथीकल लगाई जाती हैं। इसके एग्जांपल है जब सी सेक्शन होता है तो सी सेक्शन में इंट्राथीकल इंजेक्शन जो है वो लगता है। नेक्स्ट वन है टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस अचीव सिस्टेमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू स्किन। जो ड्रग है ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस में पैचेस होती हैं बेसिकली आपके,
या आपके टॉपिकल अप्लाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए। ये चीज़ें जो है आपकी ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस हैं। ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस में ड्रग जो है वो आपकी सुपरफिशियल लेयर पे आप उसको अप्लाई करते हो और आपकी ड्रग जो है वो स्लोली अब्जॉर्ब होती है आपकी स्किन से। रेक्टल rectal preparations absorbed through rectal mucosa and reach systemic circulation। रेक्टल म्यूकोजा में बेसिकली आपकी जो ड्रग है वो रेक्टम से अब्जॉर्ब आउट होकर रेक्टल म्यूकोजा से आपके ब्लड वेसल्स में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। ये सेकंड वन रूट है जो पैरेंटल रूट यानी इंजेक्शन के बाद अगर कोई मोस्ट एफिकेशियस रूट है तो वो रेक्टल रूट होता है। यूरेथ्रल यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर इंसर्ट इन द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रल रूट है इसमें जो सपोजिटरीज बनती है, ठीक है, वो यूरेथ्रा में इंजेक्ट की जाती हैं। वजाइनल रूट वजाइनल रूट सपोजिटरीज आर एंटीसेप्टिक, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटीमाइक्रोबियल। ये उनके एक्शंस होते हैं। इसमें भी सपोजिटरीज होती हैं और सपोजिटरीज ही इंजेक्ट की जाती हैं। ड्रग अब्जॉर्प्शन of a drug is the transfer of a drug from site of administration to the bloodstream। अब्जॉर्प्शन में बेसिकली ये है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर ड्रग रूट से कोई ड्रग ली, आपने टेबलेट ली, इंजेक्शन लिया, आपने किसी भी रूट से कोई भी मेडिसिन ली, उस रूट से लेकर आपकी ड्रग का आपकी टारगेट साइट तक पहुंचने का जितना भी सफर है, टारगेट साइट मीन दैट आपकी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने का जितना भी सफर है आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस रूट से आपने ड्रग को लिया है, वहां से लेकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने का जितना सफर है वो आपका अब्जॉर्प्शन कहलाता है। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग, एनवायरमेंट फॉर द ड्रग अब्जॉर्ब। आया कि आपकी ड्रग की नेचर क्या है, ड्रग पोलर है या नॉन पोलर है, ड्रग एसिडिक है या बेसिक है, आपकी बॉडी का वो पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ पे ड्रग आकर पहुंची है वो बेसिक है या एसिडिक है, ये डिपेंड करता है। मैकेनिज्म है ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। पैसिव डिफ्यूजन है फर्स्ट वन। In passive diffusion, drug moves from area of higher concentration to area of lower concentration. Passive diffusion does not involve any carrier or driven force. Most of the drug absorbs by this mechanism. इसमें बेसिकली आपकी जो ड्रग हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और आपके किसी किस्म की कोई कैरियर एनर्जी या कोई कैरियर प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इससे नाम से ज़ाहिर होता है कि इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मतलब वो खुद ब खुद एंटर नहीं हो रही। Some drug substances enter the cell through specialized carrier membrane proteins that facilitate the transport by conformational changes in the carrier protein configuration। इसमें बेसिकली आपकी जो आती है ना पोलर ड्रग्स, वो डायरेक्टली पास आउट नहीं करती। उनके लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के जरिए ड्रग को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनकी सीक्वेंस में चेंजेस आती हैं, कंफर्मेशन चेंजेस आती हैं, जिससे ड्रग आपकी इनसाइड मूव करती है। इसमें भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स। ड्रग सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्ड एनर्जी एज एटीपी। कि ड्रग अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करती है। दिस ट्रांसपोर्ट इज competitively inhibited by कॉन्ट्रास्पोर्टर सब्सटेंसेस, कि जो उस चैनल को बंद कर दें। कॉन्ट्रास्पोर्टर में क्या जाता है, बेसिकली हम सपोज कर लेते हैं, बेसिकली होता भी यही है कि कॉन्ट्रास्पोर्टर जो है वो आपकी एटीपी को या तो रिड्यूस कर देते हैं या आपके चैनल को परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिटर्स आते हैं बेसिकली इसमें। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसका बताने की जरूरत नहीं है बट मैं बता देता हूँ। दिस टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ एक्सेप्शनली ऑफ लार्ज साइज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ना बेसिकली जो पोर साइज है वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर एरिया के। एवरेज जो है वो 50 टू 60 नैनोमीटर का पोर साइज होता है, बट जो इससे बड़ी ड्रग है वो स्पोर को क्रॉस नहीं कर सकती, मेम्ब्रेन को कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ नहीं सकती। तो उसके लिए एंडोसाइटोसिस होती है, एंगल्फमेंट ऑफ ड्रग होती है। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक्सोसाइटोसिस होती है, उनको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है सेल से बाहर।
ये बेसिकली आपका जो है ना पैसिव डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे ये एटीपी है ना, ये चैनल आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है, ये आपका पैसिव डिफ्यूजन का चैनल है। ठीक है, ड्रग अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन। Following factors affect the drug absorption. First one है effect of pH. Second one है blood flow toward the absorption site. Third one है total surface area available for absorption. Fourth one है contact time at the absorption surface. कि ड्रग आपकी कितनी देर तक absorption surface पे अटैच रहती है. एंड फाइव वन है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स. फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच. मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस. Uncharged protonated weak acid permeate easily through membrane while protonated form does not. मैंने पहले भी कहा था चार्ड पार्टिकल्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते लिपिड बाइलेयर को, बिकॉज वो पोलर होते हैं, और पोलर सब्सटेंसेस को लिपिड बाइलेयर जो कि नॉन पोलर है वो नहीं फैसिलिटेट करती. उनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो कैरियर प्रोटीन मीडिएटर से होती है. सेकंड वन है ब्लड फ्लो टू द अब्जॉर्प्शन साइट. The blood flow toward the absorption site is directly proportional to the drug absorption. Blood flow to the intestine is more than the stomach, so absorption occur in intestine. बेसिकली इसमें ये है कि हमने अब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली ड्रग में ब्लड में जाना है. ड्रग ने तो जितना ब्लड ड्रग के कांटेक्ट में आएगा उस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जिस सरफेस के साथ ड्रग अटैच है, तो उतनी ड्रग जो है वो आपकी ब्लड में जाएगी. स्टमक से एज कंपेयर आपके इंटेस्टाइनल जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आपके ड्रग की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में होती है. टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन. जाहिर बात है जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा सरफेस एरिया पे ड्रग फैलेगी और उतने ही ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज वेन्स के ब्लड वेजल्स के कांटेक्ट में ड्रग आएगी और उतनी ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी और उतनी ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी. जो इंटेस्टाइन है इसके जो विलाई होते हैं माइक्रो विलाई, वो फोल्डिंग्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं जिससे आपके ड्रग की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है. इसके जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो ये है कॉन्टैक्ट टाइम एट द अब्जॉर्प्शन साइट. जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके स्टमक एम्प्टिंग या क्विक एट स्टे ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइन फेवर द ड्रग अब्जॉर्प्शन. कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को फुलनेस जो है ना उसकी कंडीशन जो हम जिसे गैस्ट्रोप्रेसिस कहते हैं, फुलनेस की कंडीशन फील हो रही होती है. तो वाइल फुलनेस उसका स्टमक एम्प्टी जल्दी नहीं हो रहा था तो वो कोई ड्रग खा लेता है, तो बेसिकली अब उसकी ड्रग जब तक स्टमक एम्प्टी नहीं होगा ड्रग इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगी. तो जब तक ड्रग इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगी उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी. कॉन्टैक्ट टाइम टू द इंटेस्टाइन और अब्जॉर्प्शन साइट मैटर करता है कि आपकी ड्रग कितनी अब्जॉर्ब होगी. अब ये भी डायरिया की जब कंडीशन होती है तब हम किसी पेशेंट को टैबलेट दे देते हैं, तो बेसिकली इंटेस्टाइन में तो पहले ही आपका बोल बहुत लूज हुआ होता है. बोल लूज होने की वजह से डायरिया की वजह से आपकी ड्रग जो वैसे ही बॉडी से निकल जाएगी, तो इसलिए हम आईवी रूट को प्रेफर करते हैं. इसी तरह वॉमिटिंग जब आती है तो वॉमिटिंग बैक रिफ्लक्स मैकेनिज्म होता है. ठीक है, तो वॉमिटिंग में भी जब ओरल रूट है वो सेफर नहीं है, क्योंकि जब तक ड्रग स्टे ही नहीं करेगी बाहर आ जाएगी फौरन, तो उसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा. बेशक 1000 गोली खिला दो पेशेंट को उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से एक टेबलेट भी जो है वो रिटेन नहीं कर रही, डिसॉल्व नहीं हो रही, डिसोसिएट नहीं हो रही, अब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंच ही नहीं रही, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. लास्ट वन है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स. P glycoproteins are transmembrane proteins that facilitate the transport. It is expressed in all body tissues like brain, capillaries, kidney, etc. ये वही जो प्रोटीन कैरियर्स हैं जो फैसिलिटेट करवाते हैं उन सब्सटेंसेस को जो खुद ब खुद मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. इनकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है कि आपकी ड्रग कितनी अब्जॉर्ब होगी. बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड
बेसिकली ये बायोअवेलेबिलिटी है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेन ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि ड्रग का वो हिस्सा जो बगैर तब्दील हुए आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, आपके ब्लड में चला जाए, वो बायोअवेलेबिलिटी है। एग्जाम्पल में 70% ऑफ डाइजॉक्सिन डोज रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सो 70% इज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डाइजॉक्सिन। यानी आपको बायोअवेलेबल का क्या मतलब है कि आपको जो ड्रग मिली है वो ड्रग है जो आपके ब्लड में गई है। मिसाल के तौर पर 500 mg की पैनाडोल की गोली है, आपने वो पैनाडोल खा ली। जब वो डिसोसिएट हुई, डिसोसिएट हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, उस दौरान ड्रग का कुछ हिस्सा वेस्ट आउट हो जाता है, वाइल मेटाबॉलिज्म भी ड्रग का कुछ हिस्सा वेस्ट आउट हो जाता है। तो आपकी टोटल ड्रग नहीं जाती आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एक्सेप्ट पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में आपकी ड्रग जितनी आपने ड्यूस की होती है, जितनी एडमिनिस्टर की होती है, वो डायरेक्टली उतनी ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, क्योंकि आप अपनी ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये आपको पिक में एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC इंजेक्शन। ये AUC का क्या मतलब है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ये क्या चीज है? इसमें जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपकी मिनिमम थेराप्यूटिक एफिकेसी एंड मैक्सिमम थेराप्यूटिक एफिकेसी। मैक्सिमम थेराप्यूटिक एफिकेसी जो है वो इंजेक्शन की होती है, एज कंपेयर टू इंजेक्शन जो ओरल है उनकी थेराप्यूटिक एफिकेसी लो होती है। ठीक है, तो इससे आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट वन एक है, मैंने पहले भी इसको बताया, अभी बता रहा हूँ। व्हेन द ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड, it enter the portal circulation before entering the systemic circulation. It is rapidly metabolized, so the efficacy of drug is reduced. अब इसको मेटाबोलाइज करने वाली कौन सी चीजें हैं, वो दो सिस्टम होते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। उसमें आ जाता है आपका मैक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडोरिडक्टेज सिस्टम। ये एक एंजाइम सिस्टम है जो आपकी ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। सेकेंड वन है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। हाइड्रोफोबिक ड्रग अब्सॉर्ब्ड रैपिडली एंड वाइस वर्सा। हाइड्रोफोबिक जो लिपिड लविंग ड्रग्स हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा बायोअवेलेबल होगी, क्योंकि उनकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बायोअवेलेबल होगी। केमिकल इंस्टेबिलिटी में जैसे द पेनिसिलिन जी इज अनस्टेबल इन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। पेनिसिलिन जी है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई प्रोटीन टैबलेट देते हैं तो आपके स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पीएच बहुत मैटर करती है आपकी अब्जॉर्प्शन से, बायोअवेलेबिलिटी से। नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन जो है उसमें यह रहता है कि आपकी ड्रग एंटेरी कोटेड है, फिल्म कोटेड है, व्हाट्सोएवर कि आपकी ड्रग जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है, उसकी प्रोटीन नेचर है, लिपिड नेचर है, ये सारी चीज़ें ड्रग के फार्मूलेशन के नेचर में आ जाती है। एंटेरी कोटेड ड्रग जो है बेसिकली इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि आपके स्टमक के सेट, आपके इंटेस्टाइन के सेट से उसको प्रिवेंट करके उसकी अब्जॉर्प्शन को इनहेंस किया जा सके। ये न्यू टॉपिक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Drug distribution is the process by which the drug reversibly leaves the bloodstream and enter the extracellular fluid and tissues. इसमें बेसिकली ये है कि आपने एक ड्रग ली, वो बायो अवेलेबल होके अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में आई। ब्लड स्ट्रीम से अब ड्रग ने जाना है अपनी पर्टिकुलर साइट एक्शन पर। सपोज दैट हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे सर में दर्द है। ठीक है, प्यूबिक बोन में जो एजेड पर्सन होते हैं उनको दर्द दर्द होता है बेसिकली प्यूबिक बोन में, बैक बोन में। तो आपने एक टैबलेट ली डिक्लोरान की थ्रू माउथ। अब डिक्लोरान को कैसे पता चलेगा उसने कहाँ पे जाना है? उसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, ये एक कीमोटैक्सिस मूवमेंट होती है जो केमिकल सिग्नलिंग को ट्रिगर करती है। ठीक है, आपकी ड्रग ब्लड में गई, ब्लड पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक गया, वहां पे जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं रिलीज हुए होते हैं आपके, ठीक है, वो ट्रिगर करेंगे कीमोटैक्सिस को, जिसके जरिए आपकी ड्रग जो है वो पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं
फैसिलिटेट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसमें है सबसे पहले ब्लड फ्लो, सेकंड वन है कैपिलरी परमिबिलिटी, थर्ड वन है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, फोर्थ वन है लिपोफिलिसिटी, फिफ्थ वन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Blood flow. The blood flow to tissue varies widely. Vessel-rich organs like brain, liver, kidney have higher rate of blood flow than adipose tissues. Propofol बेसिकली आपका जो ड्रग है ये सस्पेंशन या एम्बल्शन की फॉर्म में आती है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इट्स एन एनेस्थेटिक ड्रग that is high lipophilic and due to high blood flow to the brain produce anesthetic effect, क्योंकि आपके ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। उसकी रीजन ये है कि ये लिपोफिलिक है। ठीक है। सेकंड वन है कैपिलरी परमिबिलिटी, कि आपके कैपिलरी का साइज क्या है, उसके पोर साइज क्या है, कितना वो ड्रग को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो ड्रग जो है वो पास आउट हो पोर से टिश्यूज तक। कैपिलरी परमिबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। Capillaries have various pore size of slit junctions of endothelial cells. एंडोथेलियल सेल जो होते हैं उनके दरमियान जंक्शन होते हैं, उन जंक्शन के जरिए वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके जरिए आपकी जो पोर्स होते हैं ना, उनसे आपकी ड्रग आपके टिश्यूज तक जाती है। Discontinuous capillaries through which the large plasma protein can pass. In brain, continuous capillaries and there is no slit junction, so drug distribute by active transport. आपके ब्रेन में स्प्लिट जंक्शन नहीं होते हैं, इसी वजह से पोलर ड्रग ब्रेन को क्रॉस नहीं करती। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन आ जाती है, ग्लोब्यूलिन्स आ जाती हैं। फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब आसान से एग्जांपल आपको देता हूं। आप अपने क्लासरूम में आए, आसानी से आप आ गए। उसी तरह आपने यूनिवर्सिटीज में ये होता है बेसिकली कि आपको टीचर से इजाजत नहीं लेनी होती। टीचर ने पहले अलाउ किया होता है कि भाई कोई मसला हो तो आपने डायरेक्टली बगैर पूछे चले जाना है, लेक्चर को डिस्टर्ब आपने नहीं करना, इजाजत नहीं लेनी। बस स्कूल लेवल पे आपको ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपने टीचर से पूछ के जाना है। जब तक आपको टीचर इजाजत नहीं देगा कि आप क्लास से बाहर जाएं, आप नहीं जा सकते। यही यहाँ पे सीन है कि प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट कर रहे हैं टीचर। अगर तो प्लाज्मा प्रोटीन ने ड्रग को बाइंड करके रखा है, पकड़ कर रखा है, तो आपकी ड्रग लीव नहीं करेगी ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक। अगर वो फ्री फॉर्म में मौजूद है तो वो डायरेक्टली लीव कर जाएगी, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। सेकंड वन इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ लिपोफिलिसिटी, ये फिर वही कॉन्सेप्ट है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, जो पोलर हैं वो नहीं कर सकेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मेजर टर्म है, ये वाइवा में भी पूछते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द fluid volume that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in plasma. आपने एक टैबलेट ली या एक इंजेक्शन लिया, ठीक है, तो आपके प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन आई, सपोज दैट आई 70 ग्राम, ये 70 mg, सॉरी ग्राम नहीं 70 mg मिलीग्राम, तो उस 70 मिलीग्राम को आपके ब्लड में लाने के लिए कितना ब्लड रिक्वायर हुआ, कितना ब्लड चाहिए था। ब्लड एक बेसिकली फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो रिक्वायर्ड है आपकी ड्रग को आपके प्लाज्मा में लाने के लिए, आपकी बॉडी में लाने के लिए और रिटेन रखने के लिए और थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, वो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इंक्लूड द बायोट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म टॉपिक आ गया। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इंक्लूड द बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग from lipophilic nature to polar compounds for their elimination. This occur in the liver by phase 1 and phase 2 reactions. Many metabolic enzymes are present in the lipophilic endoplasmic reticulum membrane of the liver and other tissues. They contain two enzymes, NADPS cytochrome P450 oxidoreductase and hemoprotein cytochrome P450. ये दो बेसिकल एंजाइम्स होते हैं जो आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट कराते हैं। चार चीजें थी हमारे पास, एक था अब्जॉर्प्शन,
वो भी हमने पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया। मेटाबॉलिज्म अब हम पढ़ रहे हैं। फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन क्या है? फेज वन रिएक्शन कन्वर्ट्स द लिपोफिलिक ड्रग इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग द फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सल एंड अमाइनो ग्रुप एटसेट्रा। बेसिकली ये करवाया क्यों जाता है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपकी बॉडी में से जब कोई चीज एक्सक्रीट आउट हो रही होती है तो आपके यूरिन के जरिए होती है, और यूरिन में जब आपकी कोई चीज फिल्टर आउट हो रही होती है तो वो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। जो चार्ज पार्टिकल नहीं होते उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, वो आपके जो वोमन कैप्सूल है वहां से वो क्रॉस आउट नहीं होते। इट इज यूजली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। फेज वन में ये बेसिकली तीन रिएक्शन होते हैं: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। There are several isoforms of enzyme cytochrome that have large number of capacities to modify the drug substances. और वो साइटोक्रोम की कितनी टाइप है? साइटोक्रोम P450 जो कि मेजर टाइप है, उसके बाद है साइटोक्रोम P3A4, साइटोक्रोम P2D6, साइटोक्रोम P2C8 और साइटोक्रोम P2C9 एंड साइटोक्रोम P1A2। ये एंजाइम्स है। एंजाइम्स में फेज वन रिएक्शन में आपके पास ये टर्म आती है एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। अब हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं और कुछ एंजाइम को इंड्यूस करवाते हैं, यानी स्टिमुलेट करवाते हैं। यानी उनका अपना मैकेनिज्म तो एक्टिवेट हो रहा है या इनहिबिट हो रहा है, व्हाट्सोएवर, वो उन पे डिपेंड करता है वो केमिकल कौन सा है। लेकिन इसके साथ वो दूसरे सिस्टम्स को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें देख लेते हैं। एंजाइम इंडक्शन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम versus enzyme inhibition decreases or blocks the activity of enzyme. Enzyme induction it enhances the rate of biochemical reaction. Enzyme inhibition में it slow down the biochemical reactions. Induction में caused by exposure to certain drug or hormones. Enzyme inhibition में caused by inhibition such as drug, toxins or feedback regulation. इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली जो एंटी फंगल ड्रग है, बेसिकली फ्लुकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, ठीक है, ये ड्रग जो ये कंट्रीब्यूट करती हैं साइटोक्रोम P3A4, ठीक है, इस एंजाइम की इनहिबिशन करवाती है। और ये एंजाइम जो है ये आपकी जो ड्रग्स हैं बेसिकली हाइपरटेंशन में यूज होती हैं, ठीक है, वो क्या है? ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है। सो अब ये इंटरेक्शन है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, इन दोनों को हम कंबाइन नहीं दे सकते। बेसिकली ये एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन। एक ड्रग आपने ली, उसके साथ दूसरी ड्रग ली, दूसरी ड्रग पहले वाली ड्रग के एंजाइम्स को, उसके मेटाबोलाइट की जो प्रिकर्सर एंजाइम है उनको इनहिबिशन करवा रही है, और उस ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी बॉडी में, और इंक्रीज कंसंट्रेशन के उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फेज टू रिएक्शन। द फेज टू रिएक्शन इन्वॉल्व द कंजुगेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। कंजुगेशन होता है दो चीजों का कंबाइन हो जाना, दो मॉलिक्यूल का जुड़ जाना, कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। Some phase a products some phase 1 products are too lipophilic. A subsequent conjugation with endogenous substrate such as glucuronic acid, sulfuric acid, acetic acid or amino acid to make more polar drug. फेज वन रिएक्शन के बाद भी कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि इतनी पोलर नहीं हुई होती कि उनको एक्सक्रीट आउट किया जा सके किडनी से, तो उनकी एडिशनल जो है आपको इंट्रोडक्शन करवानी पड़ती है आपकी बॉडी को फंक्शनल ग्रुप्स की, उनको मोर पोलर बनाने के लिए। फेज टू रिएक्शन में बेसिकली ये होता है। ड्रग क्लियरेंस, जिसमें बेसिकली आपकी ड्रग एलिमिनेशन आ जाती है। जो आपका फोर्थ वन टॉपिक था मेजर फार्माकोडायनेमिक का, जो फोर्थ वन टॉपिक था ना, वो है ड्रग एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन आपकी क्लियरेंस भी होती है। क्लियरेंस एलिमिनेशन जो है वो तकरीबन एक चीज है। ड्रग क्लियरेंस इज अकर बाय फॉलोइंग रूट्स। फर्स्ट वन है किडनी, सेकंड वन है बाइल, थर्ड वन है लंग्स, फोर्थ वन है ब्रेस्ट मिल्क एंड फिफ्थ वन है फीसिस। ब्रेस्ट मिल्क एंड फीसिस जो है इनका अभी इतना कोई वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो है ना रिसेंट रिसर्चेज में ये अपीयर हुआ था। मेजर आपका जो है वो क्लियरेंस का वो रेनल रूट है। A drug passes through several processes in kidney before elimination.
फर्स्ट वन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ड्रग जो है वो आपकी फेज वन फेज टू रिएक्शन से पोलर होकर आई आपकी कैपिलरी से, ठीक है, जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल्स हैं उनके जरिए आपके बोमन कैप्सूल में आए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो आपका, ठीक है, और आपकी ड्रग जो है वो आयन के एक्सचेंज के साथ, काउंटर एक्सचेंज के साथ, को एक्सचेंज के साथ आपकी ड्रग जो है वो इनसाइड दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलाई, ठीक है। यहाँ से जो आपकी, जहाँ से भी आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है इसमें आपकी ड्रग मूव आउट होकर आती है। थर्ड वन है डिस्टल ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन। डिस्टल ट्यूब्यूल में जो आपके ड्रग के, जिस तरह का आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में भी, आपके कुछ आयन जो है वो सोडियम आयन्स हैं, ठीक है, वाटर है, उनकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है बॉडी में, उसको एक्सेस एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता, ठीक है। इस तरह आपकी ड्रग के कुछ मालिक्यूल जो हैं जो यूजफुल होते हैं आपको, ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, इसको गौर से देख लें। फर्स्ट वन में लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑफ वाटर एंड अनबाउंड ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स, अनबाउंड ड्रग, ठीक है। सेकंड वन है एक्टिव ट्यूबुलर secretion of acidic and basic drug and metabolites. थर्ड वन है एक्टिव reabsorption of acidic and basic endogenous compounds and passive reabsorption of lipophilic drugs. Fourth one है urinary excretion and drug metabolites are filtered and actively secreted and not reabsorbed. आपकी ड्रग को फाइनली जो एक्सिपिएंट्स हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि प्रो ड्रग है, जब वो प्रो ड्रग से ड्रग की एक्टिव फॉर्म में आई तो जो उसके साथ सेकंड वन केमिकल अटैच था जिसको प्रो फॉर्म में रख रहा था, वो तो जाहिर बात उसको कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होगा, उसको ऑब्वियसली हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही करेंगे। ड्रग क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस। द टोटल बॉडी सिस्टेमिक क्लियरेंस इज द सम ऑफ ऑल द क्लियरेंसेस फ्रॉम अ ड्रग मेटाबोलाइजिंग द ड्रग एलिमिनेशन ऑर्गन्स। कि ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही होती है किडनी से, लिवर से, और अदर रोड पे होते हैं जो पीछे डिस्कस किए गए हैं। आपकी प्लाज्मा में अब वो ड्रग नहीं रही, आपकी साइट ऑफ एक्शन तक वो पहुंच चुकी है, रिमेनिंग जो उसका पार्ट था वो वॉश आउट कर दिया गया पूरी बॉडी से, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे उसकी क्लियरेंस हो गई है। अब उस क्लियरेंस का जब हम सम अप करेंगे तो हमें सिस्टेमिक क्लियरेंस मिल जाएगी, मीन दैट हमारे ब्लड में अब कोई ड्रग नहीं रही, ड्रग सारी सारी एक्सक्रीट आउट कर दी गई है, ठीक है। ये हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ में बेसिकली ये होता है कि कितनी देर तक आपकी ड्रग जो है वो अपना हाफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो रिटेन करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई कंप्लाइंस हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो यू हैव टू फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।